Hello, friends. Welcome back to my channel Stepping Stones. How are you all? I hope you all are doing good. आज हम एक नया चैप्टर करने वाले हैं क्लास 7 न्यू पाथवेज ऑक्सफोर्ड से जिसका नाम है द क्वेस्ट फॉर एल्डोराडो। ये जो चैप्टर है द क्वेस्ट फॉर एल्डोराडो ये एक थीम पे बेस्ड है और उस थीम का नाम है वॉन्डरलस्ट। क्या आप जानते हैं कि वॉन्डरलस्ट क्या होता है? मैं आपको बताती हूँ। वॉन्डरलस्ट होता है एक्सप्लोर करने के लिए पैशनेट होना। मतलब हम बहुत सारी जगह घूमने के लिए पैशनेट होते हैं ताकि हम नई नई जगहों के बारे में जान सकें और पहचान सकें, जैसे कि आजकल के ट्रैवल व्लॉगर्स। इसी तरह पुराने ज़माने में भी ट्रैवलर्स होते थे, एक्सप्लोरर्स होते थे जो नई नई जगहों को सर्च करते थे। तो उसी थीम पर ये बेस्ड है चैप्टर द क्वेस्ट फॉर एल्डोराडो। आइए शुरू करते हैं। द क्वेस्ट फॉर एल्डोराडो, इसमें क्वेस्ट का मतलब है सर्च और एल्डोराडो का मतलब है उस जगह का नाम। तो पूरा चैप्टर एल्डोराडो पे ही बेस्ड है कि उसको लोगों ने कैसे एक्सप्लोर किया और उसको एक्सप्लोर करते करते क्या क्या एक्सपीरियंसेस हुए। क्या वो एल्डोराडो को एक्सप्लोर कर पाए? क्या वो वहाँ जा पाए? क्या उन्हें मुसीबतों का सामना करना पड़ा? ये सब जानने के लिए इस चैप्टर को पढ़ते हैं। आइए शुरू करते हैं। It was the promise of wealth beyond measure that lured the explorers. They traveled to seek out El Dorado, the mythical city of gold that was supposedly located in unexplored interior of South America. El Dorado was believed to be unimaginably rich with dazzling gold paved streets, golden temples, and rich mines of gold and silver. तो कहते हैं कि एल डोराडो में इतनी वेल्थ थी कि जिसको मेजर भी ना किया जा सके। और इस वेल्थ ने क्या किया? इस वेल्थ ने ल्योर किया एक्सप्लोरर्स को। ल्योर का मतलब होता है अट्रैक्ट किया। एक्सप्लोरर्स होते हैं वो लोग जो सर्च करने का, नई नई जगहों पर जाने के लिए पैशनेट होते हैं, ट्रैवलर्स होते हैं। तो इन एक्सप्लोरर्स को किसने अट्रैक्ट किया? एल डोराडो की वेल्थ ने। और वो निकल पड़ते थे टू सीक आउट। सीक आउट का मतलब होता है खोजने के लिए। किसको? एल डोराडो को, जो कि एक मिथिकल सिटी ऑफ गोल्ड थी। मिथिकल का मतलब होता है जिसमें पूरी सच्चाई ना हो, बस आपने स्टोरीज में, बहुत पुरानी स्टोरीज में पढ़ा हो, तो उसको कहते हैं मिथिकल। तो जो ट्रैवलर्स थे, एक्सप्लोरर्स थे, वो एल डोराडो की खोज में निकल पड़ते थे क्योंकि वहाँ पर क्या था? वहाँ वहाँ पर बहुत सारी वेल्थ थी और इसीलिए उसको सिटी ऑफ गोल्ड बोलते थे। और माना जाता था कि वो अनएक्सप्लोर्ड इंटीरियर ऑफ साउथ अमेरिका में थी। अनएक्सप्लोर्ड का मतलब है जहाँ कोई भी ना गया हो। इंटीरियर का मतलब है बहुत अंदर, जंगलों के अंदर। तो एल डोराडो ऐसी जगह थी जहाँ आज तक कोई भी ना जा पाया हो और वो साउथ अमेरिका के इंटीरियर्स में थी। तो जो एल डोराडो थी वो माना जाता था कि वो अनइमेजिनेबली रिच है। अनइमेजिनेबली का मतलब है कि वो आपकी सोच से भी परे, आपकी इमेजिनेशन से भी परे रिच थी। विद dazzling गोल्ड paved स्ट्रीट्स। dazzling मतलब चमकदार। किससे चमक रहे होते थे? गोल्ड से। तो उसकी जो गलियां थी वो भी गोल्ड से चमक रही होती थी। वहाँ के मंदिर भी गोल्ड के थे। वहाँ पर सोने और चांदी की खानें थी और वहाँ की जो उस जगह के बारे में स्टोरीज थी, कैसी स्टोरीज थी? फैंसीफुल स्टोरीज थी। मतलब वही इमेजिनेशन से परे, आपकी फैंसी जो भी आप कर सकते हो उसके बारे में वैसी स्टोरीज फेमस थी। A mighty city where billets of gold lay about in heaps as if they were logs of wood marked out to burn. तो बिलेट्स का मतलब होता है बार्स। जैसे आपने देखा होगा कई मूवीज़ में, पुराने ज़माने पे जो बेस्ड होती हैं, लोग लकड़ी काटते थे, बड़े बड़े पेड़ों को काटते थे तो वुड जमा करते थे जलाने के लिए। बड़े बड़े पेड़ों की से लकड़ी काटते थे। तो वो जो बड़े बड़े टुकड़े लकड़ियों के होते थे
वैसे ही बिलेट्स होते थे गोल्ड के एल्डोराडो में। मतलब सोचिए कि कितना ज़्यादा गोल्ड था वहाँ पे। जैसे हमारी कंट्रीज़ में आजकल या पुराने ज़माने में लकड़ी के बड़े-बड़े लॉग्स होते थे, वैसे एल्डोराडो में क्या होता था, सोने के लॉग्स या बिलेट्स होते थे। Between 1530 and 1650 AD, thousands of Europeans searched the jungles, plains, mountains, and rivers of South America for El Dorado. An expedition would begin typically in the town of a Spanish coast. A charismatic and influential individual would announce his intention to go forth in search of the fabled wealth of El Dorado. तो कहते हैं कि 1530 और 1650 के बीच में हज़ारों यूरोपियंस जाते थे जंगलों के बीच, प्लेन्स, माउंटेन्स और रिवर्स को क्रॉस करते हुए साउथ अमेरिका के कहाँ जाने के लिए? एल डोराडो। और एक्सपेडिशन कहाँ शुरू होता था? वो किसी भी टाउन जो कि स्पेनिश कोस्ट पे होता था। स्पेनिश कोस्ट, कोस्ट तो आपको पता है जो कि समंदर के पास का एरिया होता है। तो स्पेन के कोस्ट से ये एक्सपेडिशन या ये जर्नी शुरू होती थी। और करिस्मेटिक का मतलब होता है एक अट्रैक्टिव पर्सनैलिटी जिसकी तरफ लोग अट्रैक्ट हों। जैसे आजकल हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं, वो बहुत करिस्मेटिक हैं, बहुत अच्छे भाषण देते हैं, लोग उनकी बातें सुनते हैं। और इन्फ्लुएंशियल होता है जो दूसरों पर अपना इन्फ्लुएंस कर सकें, अपना प्रभाव डाल सकें। तो वैसे ही वो कोई एक करिस्मेटिक या इन्फ्लुएंशियल इंडिविजुअल होता था, इंसान होता था, जो कहता था भाई मैं तो जा रहा हूँ एल्डोराडो की खोज में और वहाँ की वेल्थ की खोज में। और फिर anywhere from 100 to 700 Europeans, mostly Spaniards, would sign up bringing their armor, weapons, and horses. At times, they would take livestock to slaughter and eat along the way. Fighting dogs were always brought along as they were useful when fighting the indigenous population of the continent. तो कहते हैं कि जैसे ही एक करिज्मेटिक और इन्फ्लुएंशियल इंसान अनाउंस करता था कि मैं एल्डोराडो की वेल्थ की खोज में जा रहा हूँ, तो 100 से लेकर 700 तक यूरोपियंस, जिसमें मोस्टली स्पेन के लोग होते थे, स्पेनियर्ड्स मीन्स स्पेन के लोग होते थे, वो साइन अप करते थे। मतलब वो कहते थे हम भी चलेंगे आपके साथ। और वो अपने साथ क्या क्या ले जाते थे? आर्मर, वेपन्स एंड हॉर्सेस। आर्मर होता है जो आपने देखा होगा मूवीज में, वॉरियर्स जो पहनते हैं आयरन का कुछ अपने ऊपर पहनते हैं ताकि उन पे अटैक ना हो पाए। तो वो हेलमेट्स जैसा और लोहे का जो वो पहनते हैं, उसको आर्मर कहते हैं। तो ये जो लोग होते थे यूरोपियंस, जो उसको बोलते थे हम भी आपके साथ चलेंगे, वो अपना आर्मर, वेपन्स मीन्स अपने लड़ाई का सामान, और घोड़े अपने साथ ले जाते थे। और कई बारी वो लाइव स्टॉक भी अपने साथ ले जाते थे। लाइव स्टॉक का मतलब होता है कैटल, मतलब जैसे ऑक्स हो गया, शीप हो गया, गोट हो गया, ये सब भी अपने साथ ले जाते थे ताकि वो उनको रास्ते में स्लॉटर, मतलब उनको मार कर उनको खा सकें। साथ ही वो फाइटिंग डॉग्स भी ले जाते थे। किस लिए ले जाते थे? ताकि अगर इंडिजीनियस, मतलब वहाँ के लोकल नेटिव लोग जो हैं, वो अगर साउथ अमेरिका के जो नेटिव लोग हैं, अगर वो अटैक करें, तो फाइटिंग डॉग्स लड़ने में हेल्प करते थे। किसको? इन एक्सप्लोरर्स को। तो एक्सप्लोरर्स अपने साथ क्या-क्या ले जाते थे? आर्मर, वेपन्स, हॉर्सेस, लाइवस्टॉक और फाइटिंग डॉग्स फॉर दिस जर्नी और एक्सपेडिशन। Once on South American soil, the expedition would head off into the jungle and would last any length of time from a few months to a few years. On the way, those explorers would meet native inhabitants who would be either tortured or plied with gifts. In the pursuit of information, the natives would point in any direction and send them on their way, having learned that it was the best way to get rid of these rude and violent men. कहते हैं कि जब ये एक्सप्लोरर्स साउथ अमेरिका पहुंच जाते थे, इसका मतलब है ऑन साउथ अमेरिकन सॉइल का मतलब है कि पहुंच जाते थे साउथ अमेरिका। जब ये एक्सप्लोरर्स साउथ अमेरिका पहुंच जाते थे तो जो जर्नी होती थी ये शुरू होती थी एक जंगल में। और फिर ये इतनी बड़ी जर्नी होती थी कि इसमें कुछ महीनों से लेकर कुछ साल लग जाते थे।
और रास्ते में एक्सप्लोरर्स को लोकल लोग मिलते थे। नेटिव इनहेबिटेंट्स का मतलब होता है लोकल लोग। कहाँ के नेटिव लोग? साउथ अमेरिका के नेटिव लोग मिलते थे, जो कि या तो ये एक्सप्लोरर्स इन नेटिव लोगों को या तो टॉर्चर करते थे, टॉर्चर मतलब बहुत जुल्म करते थे, या फिर प्लाइड विद गिफ्ट्स, या फिर उन पर गिफ्ट्स की भरमार करते थे, मतलब उनको बहुत सारे गिफ्ट्स देते थे। इन इसका मतलब है कि उन नेटिव इनहेबिटेंट्स या लोकल लोगों को ये एक्सप्लोरर्स किसी भी तरह से रिझाना चाहते थे, या फिर उनसे इंफॉर्मेशन निकालने के लिए वो कुछ भी करते थे। गिफ्ट्स दे देते थे या टॉर्चर करते थे, जुल्म करते थे कि हमें बताओ कि एल्डोराडो किस तरफ है। तो जो नेटिव्स थे वो किसी भी डायरेक्शन में रास्ता दिखाते थे, वो सच्चा रास्ता नहीं दिखाते थे, वो कोई भी रास्ता दिखा देते थे, क्योंकि उनको पता चल चुका था कि यही एक तरीका है इन रूड और वॉयलेंट लोगों से छुटकारा पाने का। गेट रिड ऑफ का मतलब होता है छुटकारा पाना। रूड आपको पता ही है, जो बदतमीज होते हैं, और वॉयलेंट जो मार कटाई में विश्वास करते हैं। तो एक्सप्लोरर्स क्योंकि उनको टॉर्चर करते थे, तो उनको पता था कि ये रूड और वॉयलेंट लोग हैं, तो नेटिव लोग जो थे वो इन एक्सप्लोरर्स को सपोर्ट नहीं करते थे, इनको किसी भी डायरेक्शन में दिखा देते थे कि भाई जाओ यहाँ से एल्डोराडो। होप है आप समझ गए होंगे। कोई भी आपको डाउट्स हो, इश्यूज हो, वो आप हमें ज़रूर कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा, हम सॉल्व करने की पूरी कोशिश करेंगे। Meanwhile, illness, desertion, and attacks would whittle down the expedition. Nevertheless, the expedition proved surprisingly resilient, braving mosquito infested swamps, angry natives, blazing heats on the plain, flooded rivers, and dangerous mountain passes. Eventually, when their numbers dwindled or the leader died, the expedition would give up and return home. तो क्या होता था कि अब जो ये एक्सप्लोरर्स थे ये क्या-क्या प्रॉब्लम्स फेस करते थे। एक प्रॉब्लम थी इलनेस, मतलब वो बीमार पड़ जाते थे। डेज़र्शन मतलब वो छोड़ के चले जाते थे बिना बताए। वो इस एक्सपेडिशन से इतना परेशान हो जाते थे कि वो छोड़ जाते थे। अटैक्स, अटैक्स कौन करता था? नेटिव्स अटैक करते थे। लोकल लोग जो साउथ अमेरिका थे वो भी अटैक करते थे। तो इन सब चीज़ों से क्या होता था, ये एक्सपेडिशन जो है वो कमज़ोर पड़ जाता था। विटल डाउन मतलब कमज़ोर पड़ जाता था। लेकिन फिर भी, नेवरदलेस का मतलब होता है लेकिन फिर भी, एक्सपेडिशंस प्रूव्ड सरप्राइजिंगली रेजिलेंट। इसका मतलब होता है कि इतनी सारी परेशानियों के बावजूद भी ये जो एक्सप्लोरर्स थे ये रेजिलेंट होते थे। रेजिलेंट मतलब ये हार नहीं मानते थे, वापस ऊपर उठने की कोशिश करते थे। और किस-किस चीज़ से ये आगे बढ़ते थे? मस्कीटो इन्फेस्टेड स्वैम्प्स, वो पानी जहाँ पे मस्कीटो बहुत सारे जमा हो जाते हैं, तो कितनी खतरनाक जगह होगी, कितनी बीमारियाँ फैलाती होगी। जैसे आपने सुना है मलेरिया, चिकनगुनिया, तो ये और फिर मच्छर काट भी ले जहाँ पर आप रह रहे हो, दिन-रात आप एक्सप्लोर कर रहे हो, तो कितना गंदा फ़ील होता है। तो ये इन सब चीज़ों को ब्रेव कर रहे थे, इन सब चीज़ों से लड़ रहे थे। मस्कीटो इन्फेस्टेड स्वैम्प से, एंग्री नेटिव्स से, गर्मी से, और फ्लडेड रिवर्स, मतलब जब रिवर्स में फ्लड आ जाता था उससे भी, और डेंजरस माउंटेन पासेस, जो रास्ता था माउंटेन से होता हुआ वो भी बहुत खतरनाक था। तो वो फिर भी रेजिलेंट होते थे। रेजिलेंट का मतलब है कि वो हार नहीं मानते थे, और इन सब चीज़ों के होते हुए भी वो आगे बढ़ते थे। ठीक है? Eventually, when their numbers dwindled or the leader died, the expedition would give up and return home. तो कहते हैं कि लेकिन फिर भी जब ये सब का सामना भी वो करते थे, उनके नंबर्स लेकिन जब धीरे धीरे कम हो जाते थे इन सब चीज़ों की वजह से, या फिर उनका लीडर मर जाता था, तो एक्सपेडिशन ख़त्म कर दिया जाता था। इसीलिए ये जगह अभी तक अनएक्सप्लोर्ड थी। Of the Spanish adventurers, the most persistent was bold explorer named Antonio de Berrio. He set out with 700 horsemen, but the route was difficult and exhausting. The natives actually hostile, and many of the men and horses died or were slain.
The surviving men were so weary and eager to return home that Berrio was forced to give up his quest. He then settled on the island of Trinidad as governor. तो कहते हैं इन्हीं एक्सप्लोरर्स में से एक स्पेनिश एडवेंचरर था, मतलब स्पेन का एडवेंचरर था, जो कि मोर परसिस्टेंट और बोल्ड था बाकी सारे एक्सप्लोरर्स से, मोस्ट परसिस्टेंट, मतलब जो नहीं हार मान रहा था और जो बोल्ड था, और उसका नाम था एंटोनियो डी बेरियो। मतलब एक स्पेनिश एडवेंचरर था जो इन सारे एक्सप्लोरर्स से ज़्यादा परसिस्टेंट और बोल्ड था, और वो भी निकला एल डोराडो की खोज में। और किन चीज़ों के साथ निकला? 700 हॉर्समैन। तो ऑब्वियसली वो 700 हॉर्समैन वही सब सामान ले गए होंगे, जैसे कि लाइव स्टॉक और आर्मर, वेपन्स और फाइटिंग डॉग्स। तो इन सब के साथ वो निकला, 700 हॉर्समैन के साथ निकला। लेकिन जो रूट रूट होता है, रास्ता इतना खतरनाक और थकाने वाला था, और जो नेटिव्स थे, लोकल लोग थे, वो होस्टाइल थे। होस्टाइल का मतलब होता है अनवेलकमिंग। उनको अच्छा नहीं लगता था जब कोई एक्सप्लोरर आता था। तो और क्या हुआ, और उसके जो एंटोनियो डी बेरियो था, उसके बहुत सारे लोग या तो मर गए या मारे गए। स्लेन का मतलब होता है मारे गए। और जो सर्वाइविंग लोग थे, जो बच भी गए, वो इतना थक गए थे कि वो घर जाने के लिए बहुत ईगर थे, उत्सुक थे। तो इसलिए जो एंटोनियो डी बेरियो था, उसने अपनी क्वेस्ट छोड़ दी, उसने अपनी सर्च छोड़ दी, और वो सेटल कहाँ हो गया? एक आइलैंड पे जिसका नाम था ट्रिनिडाड, और वो वहाँ का गवर्नर बन गया। तो कहने का मतलब ये है कि बहुत सारे एक्सप्लोरर्स में से जो एक बहुत महान एक्सप्लोरर था, वो स्पेन का एक्सप्लोरर था जिसका नाम था एंटोनियो डी बेरियो, और वो 700 हॉर्समैन के साथ निकला। लेकिन रास्ता इतना ख़राब था, इतना थकाने वाला था, और जो लोकल लोग थे वो इतने होस्टाइल थे कि, और उसके जो लोग थे और हॉर्सेस थे, वो या तो मर गए या मारे गए, और जो बच गए वो भी घर जाने के लिए ईगर थे क्योंकि वो बहुत बुरी तरह से थक गए थे। तो इन सब सर्कमस्टेंसेस की वजह से एंटोनियो डी बरियो वाज फोर्स्ड टू गिव अप हिज क्वेस्ट। और उसने क्या किया? वो वहीं एक रास्ते में एक आइलैंड आता था। आइलैंड, एज यू नो, इज अ प्लेस विच इज सराउंडेड बाय वाटर फ्रॉम थ्री साइड्स, सॉरी फोर साइड्स, मतलब सब तरफ से पानी होता है। तो आइलैंड था और उसका नाम था ट्रिनिडैड। तो वो वहाँ का गवर्नर बन गया। The next to try his luck was the 42-year-old Walter Raleigh, who attempted the adventure with which Berreo had failed to see through. Raleigh had sent out various expeditions but had never crossed the ocean himself. He now decided to seek this land of gold. In February 1595, he set sail from Plymouth with a fleet of five well supplied vessels, taking with him about 100 gentlemen adventurers in addition to the crew members. तो फेल हो गया एंटोनियो डी बेरियो अपने एक्सपेडिशन में। तो जो दूसरा बंदा था जिसने अपना लक ट्राई करना चाहा, वो एक 42 ईयर्स का एक्सप्लोरर था, उसका नाम था वॉल्टर लारे, जिसने कहा कि मैं ये एक्सपेडिशन करूंगा जिसमें बरियो फेल हो गया। राले ने बहुत सारे एक्सपेडिशंस भेजे थे, पर वो खुद कभी किसी एक्सपेडिशन पे नहीं गया था। और अब उसने डिसाइड किया कि वो भी निकलेगा इस लैंड ऑफ गोल्ड की सर्च में। लैंड ऑफ गोल्ड इज एल डोराडो। तो 1595 में उसने एक सेल शुरू किया, कहाँ से? प्लाईमाउथ से, विद अ फ्लीट जो होता है वो होता है ग्रुप ऑफ शिप्स होता है, और उसमें 5 शिप्स थे। वेसल्स का यहाँ मतलब है शिप थे। और उसने 100 एडवेंचरर्स को ले गया, और उस उनके अलावा वो कुछ क्रू मेंबर्स को भी ले गया। क्रू का मतलब होता है जो जहाज़ के लोग होते हैं, एम्प्लॉयज़ होते हैं, उनको ले गया। तो कहने का मतलब ये है कि जब बेरियो फेल हो गया अपने मिशन में, तो दूसरा बंदा जिसने ये ट्राई करने की कोशिश की थी, वो एक 42 इयर्स का एक्सप्लोरर था जिसका नाम था वॉल्टर राले। और
उसने खुद से, जो वॉल्टर राले है, उसने बहुत सारे एक्सपेडिशंस भिजवाए थे, लेकिन वो कभी खुद किसी एक्सपेडिशन पे नहीं गया था। लेकिन इस बार उसने डिसाइड किया कि मैं खुद जाऊंगा एल्डोराडो की खोज में, इसलिए फरवरी 1595 में वो निकल पड़ा प्लाईमाउथ से 5 शिप्स को लेकर, जिसमें 100 तो एडवेंचरर्स थे और उसके अलावा क्रू मेंबर्स भी थे। Raleigh's fleet was captured soon after and was quickly deprived of its cargo. About 2 months later, Raleigh sighted the hills of Trinidad. His eyes rested for the first time on the shores of that new world in which he had so long taken a keen interest. तो कहते हैं कि जो राले के जहाज थे वो जल्दी ही किसी ने कैप्चर कर लिए, मतलब अपने काबू कर लिए, अपने पास रख लिए। एंड ही वॉज सून डिप्राइव्ड ऑफ हिज कार्गो। डिप्राइव्ड मतलब उससे छीन लिया गया, जो भी उसका कार्गो था, शिप्स और सामान था, वो सारा ले लिया गया। और 2 महीने बाद, तो किसने लिया होगा? नेटिव्स ने लिया होगा, ऑफ कोर्स, साउथ अमेरिका के। तो 2 महीने के बाद राले को क्या दिखे? हिल्स ऑफ ट्रिनिडैड। ट्रिनिडैड कौन सी जगह थी? वो एक आइलैंड था जिसको एंटोनियो डी बेरियो जहाँ का गवर्नर था। तो राले को वो आइलैंड दिखा, वहाँ की पहाड़ियाँ दिखी, और पहली बार उसको शोर्स दिखे कि कहाँ के? न्यू वर्ल्ड के। न्यू वर्ल्ड का मतलब होता है साउथ अमेरिका। शोर्स मतलब किनारे, समंदर के किनारे दिखे उसको साउथ अमेरिका के, जिसमें उसको बहुत टाइम से इंटरेस्ट था। तो गवर्नर बेरियो here treated Raleigh with every courtesy, talking freely about his expedition and giving Raleigh a good deal of very useful information. Raleigh learned that his ships could not be taken up the Orinoco on account of the sandbanks at its mouth and its dangerous channels. तो क्या हुआ? जो ट्रिनिडैड का गवर्नर था बेरियो, उसने राले को बहुत अच्छे से ट्रीट किया, उसको अपने एक्सपेडिशन के सारे एक्सपीरियंसेस बताए और उसको बहुत सारी इंफॉर्मेशन दी। यहाँ पर आप एक चीज़ नोट करिए कि कई बार ये लोग जब फेल होते हैं ना, तो वो दूसरे लोगों की हेल्प नहीं करना चाहते। लेकिन जो गवर्नर बेरियो थे, उन्होंने ऐसा नहीं किया, उन्होंने पूरा सपोर्ट किया राले को। उन्होंने सोचा कि मैं नहीं कर पाया तो कोई और ही कर ले, तो उन्होंने बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया राले को, उनको सारी इन्फॉर्मेशन दी। और राले को ये भी पता चला कि जो शिप्स थे, उसके शिप्स थे जो, वो ओरिनोको रिवर के पास नहीं जा सकते थे। क्यों? क्योंकि उसके जो बैंक्स थे वो सैंड के थे, मतलब रेत के बने थे, उसके जो किनारे थे, और उसकी जो चैनल्स थी, जाने के रास्ते थे, वो मुश्किल थे। तो he therefore felt it necessary to leave the ships at Trinidad and cross to the mainland in the boats he had brought with him. तो इससे क्या हुआ कि राले ने ये समझ लिया, क्योंकि रास्ता मुश्किल है और मेरे शिप्स जो हैं वो ओरिनोको तक नहीं जा सकते क्योंकि वहाँ सैंड है उस एरिया में। तो उसने सोचा कि मैं शिप्स को, उसने डिसाइड किया कि मैं शिप्स को तो ट्रिनिडैड में ही रख लेता हूँ, और मैं जो मेन लैंड है उसको क्रॉस करूँगा बोट से, जो वो अपने साथ लेकर आया था। 100 men were chosen for the journey, while the others were left to guard the fleet. An old gallery, a barge, a ship's boat, and 2 wherries carried them, along with a young native pilot who was familiar with the coast. तो क्या लेके गया? वो बोट्स में गया, सबसे पहली बात, क्योंकि उसको पता चल गया शिप्स वहाँ नहीं जा पाएंगे। दूसरा, उसने 100 लोग चुने जो उसके साथ जर्नी पे जाएंगे, और बाकी लोगों को बोला कि तुम जो मेरे शिप्स हैं ट्रिनिडैड पे, उसका ध्यान रखोगे, उसको गार्ड करोगे। और फिर ये 3 चीज़ें लिखी हैं: ओल्ड गैली, अ बार्ज, अ शिप्स बोट। ये शिप्स की तरह छोटी-छोटी वेसल्स होती हैं, और 2 वेरीज़, ये इन 100 लोगों को ले गई। और इन 100 लोगों के साथ कौन गया? एक यंग नेटिव पायलट, मतलब एक यंग नेटिव जो लोकल पायलट था। पायलट मतलब जो शिप चला सकता था, और जिसको जो फेमिलियर था कोस्ट से। फेमिलियर मतलब, फेमिलियर का मतलब होता है जो जानता था कि कोस्ट कैसा होने वाला है। तो एक नेटिव पायलट को भी ले गए, मतलब राले अपने साथ 100 लोगों को ले गया और एक नेटिव पायलट को ले गया। किसमें? ओल्ड गैली, बार्ड और शिप बोट और 2 वेरीज में।
आई होप आप यहाँ तक समझ चुके हैं। But stormy weather hindered the voyagers, and they were glad enough to enter one of the mouths of the river and escape the seething ocean. But here, new troubles surrounded them that Raleigh described later in his account of expedition. तो कहते हैं कि ये सब तो ले लिया इन्होंने, लेकिन फिर क्या हुआ? आप ये ध्यान रखें कि जो स्पेनियर्ड्स थे या जो यूरोपियंस थे, जब वो एक्सपेडिशन अपना शुरू करते थे तो कौन सी प्रॉब्लम्स आती थी? मस्कीटो इन्फेस्टेड स्वैम्प्स होते थे, नेटिव्स होते थे होस्टाइल, और बहुत सारी चीज़ें जो आपने वहाँ पढ़ी होती थी। और यहाँ पर अब इन वॉयेजर्स को क्या प्रॉब्लम आई? इन वॉयेजर्स को प्रॉब्लम आई जो राले के थे, उनको सबसे बड़ी प्रॉब्लम आई स्टॉर्मी वेदर की। स्टॉर्मी वेदर मतलब तूफान भरा मौसम जिसने उनका रास्ता रोक लिया। वॉयेजर्स का मतलब होता है एक्सप्लोरर्स। तो जो राले के वॉयेजर्स थे उनका रास्ता किसने रोका? स्टॉर्मी वेदर ने रोका। और वो फिर खुश हुए कि उनको एक जगह से ना रास्ता मिल गया और वो बच पाए इस खतरनाक ओशन से। कोई रास्ता उनको रूट मिल गया कि वो इस ओशन, भयानक ओशन से बच पाए। लेकिन फिर और भी ट्रबल्स आए उनको, जो राले ने अपने अकाउंट में लिखे हैं। मतलब उसने कोई डायरी लिखी होगी या जर्नल लिखा होगा, उसमें राले ने क्या लिखा? If God had not sent us help, we might have wandered a whole year in that labyrinth of rivers, or we had found any way. And if we went by the sun or compass, hoping thereby to go directly one way or the other, yet that way also we were carried in a circle among multitudes of islands. Every island was so bordered with big trees as no man could see any farther than the breadth of the river or length of the branch. तो राले कहते हैं कि अगर गॉड ने हेल्प नहीं भेजी होती तो हम 1 साल तक इस लैबिरिंथ ऑफ रिवर्स के अराउंड ही घूम रहे होते। लैबिरिंथ का मतलब होता है भूल भुलैया। शायद आप लोगों ने कभी जब आप लोग सर्कस में या ऐसी थीम्स में जाते हैं जहाँ पर एक भूल भुलैया बनी होती है, आप रास्ता ढूंढ कर बाहर जाने की कोशिश करते हैं, बट आपको लगता है बस रास्ता आने ही वाला है और सामने दीवार होती है, उसको बोलते हैं लैबिरिंथ। तो उसने बोला कि अगर गॉड हमारे लिए हेल्प नहीं भेजता तो हम उन्हीं जगहों पे बस घूमते रहते, क्योंकि हमें बाहर जाने का रास्ता नहीं मिल रहा था इन मल्टीट्यूड्स ऑफ आइलैंड से। मतलब बहुत सारे आइलैंड्स जो थे, इनसे बाहर जाने का हमें कोई रास्ता नहीं मिल रहा था। और वहाँ पर इतने बड़े ट्रीज़ थे कि कोई भी इंसान जो था वो ज़्यादा देख ही नहीं पाता था, रिवर की ब्रेड्थ के अलावा और लेंथ ऑफ द ब्रांच के अलावा, उस ब्रांच के अलावा और रिवर की ब्रेड्थ के अलावा और कुछ दिखता ही नहीं था। ठीक है। The pilot proved to be useless in this maze of waterways, but they were fortunate to meet 3 other natives. तो जो गिफ्ट जो यहाँ पर उन्होंने बोला था ना, इफ गॉड हैड नॉट सेंट अस हेल्प, तो ये हेल्प कौन थे? ये हेल्प थे 3 other natives। तो कह रहे हैं कि पायलट भी जो था वो यूजलेस रहा इस मेज ऑफ वाटरवेज। मेज अगेन भूल भुलैया। तो जो पायलट था उसको भी समझ नहीं आ रहा था कि बाहर कैसे जाया जा सके। लेकिन ये लोग फॉर्चुनेट थे, मतलब लकी थे कि इन्हें 3 लोकल लोग मिले जो फ्रेंडली हुए। आप ये नोट करिए कि पहले नेटिव्स जो थे वो होस्टाइल थे, लेकिन ये वाले जो नेटिव्स हैं जो राले को मिले अब इस पानी की मेज़ में, वो कौन थे? वो फ्रेंडली नेटिव्स थे। वो फ्रेंडली कैसे हुए? When they found they had nothing to fear from the strange white men. One of them was an old man who knew the river thoroughly. Presents and kind words induced him to guide the voyagers past the obstacles. तो ये कह रहे हैं कि जो वहाँ के नेटिव्स थे जो उनको मिले वो अब फ्रेंडली हो गए थे। 3 मिले थे, वो फ्रेंडली हो गए थे। वो फ्रेंडली क्यों हो गए थे? क्योंकि उन्हें पता चल चुका था कि इन वाइट मेन से घबराने वाली कोई बात नहीं है, ये टॉर्चरस नहीं है और ये रूड नहीं है। तो उन 3 में से एक बूढ़ा आदमी था जिसको रिवर के बारे में बहुत अच्छे से पता था।
और जब राले और उनके साथियों ने इस बूढ़े आदमी को प्रेजेंट्स मतलब गिफ्ट्स दिए और इससे अच्छी तरह से बातें की, तो उसने उनको बहुत अच्छे से गाइड किया कि आप अपनी मुसीबतें, ऑब्स्टैकल्स होता है, इन मुसीबतों का सामना कैसे कर सकते हो, इन इन रास्तों में से आप सही रास्ता कैसे खोज सकते हो। तो कैसे बताया उस बूढ़े ने, जब उसको प्रेजेंट्स दिए और उससे बहुत अच्छे से बात की गई। तो यहाँ से आप ये लेसन सीख लीजिए कि जब आप रूड या टॉर्चरस होते हैं तो आपको कोई फ़ायदा नहीं होता है, लेकिन जब आप हम्बल हो जाते हैं तो लोग आपकी हेल्प करते हैं। Resting that night on a little knoll on the wooded banks of the stream, they were off again early next morning. The river was still swift and violent. तो वो कह रहे हैं कि हमने एक रात तो इन वुडेड बैंक्स होता है जंगल, तो जंगल और बैंक्स का मतलब होता है नदी के किनारे। तो हमने एक रात कहाँ रेस्ट किया, एक लिटिल नॉल पर। नॉल होता है छोटा सा हिल, और वो हिल कहाँ था, नदी के किनारे था, उन जंगलों में। वो फिर से निकल पड़े अगली सुबह। जो रिवर थी वो अभी भी बहुत तेज और वॉयलेंट थी, वॉयलेंट मतलब खतरनाक। एंड द बैंक्स वर so crowded with trees and high reeds that they could not land and were almost stifled from the closeness of the air. लेकिन जो बैंक्स थे, ये नदी के किनारे थे, ये इतने जंगली पेड़ों और पौधों से भरे हुए थे कि ये कहीं पर भी लैंड नहीं कर पा रहे थे, कहीं पर भी अपना सॉरी बोट रोक कर अंदर नहीं जा पा रहे थे। और हवा भी इतनी पास महसूस हो रही थी कि उनको लग रहा था कि वो मूव ही नहीं करने दे रही हमको आगे। After 4 hard and weary days, the explorers reached a smoother channel and found they could proceed more easily. But the tropical heat grew more oppressive each day. They began to complain bitterly, and Raleigh had to use all his powers of persuasion in order to induce them to go on. लेकिन 4 दिन के थकाने वाले दिनों के बाद जो एक्सप्लोरर्स थे ये एक स्मूथ रास्ते पे पहुंचे, और वहाँ उन्होंने समझा कि हाँ, अब हम आगे बढ़ सकते हैं। प्रोसीड का मतलब होता है आगे बढ़ना। लेकिन ट्रॉपिकल हीट, उस एरिया की हीट जो थी वो ऑप्रेसिव होती जा रही थी हर दिन। ऑप्रेसिव मतलब जब कोई टॉर्चर करता है, जब कोई आपको परेशान करता है, तो यहाँ जो इस एरिया की हीट थी वो हर दिन और ज़्यादा परेशान करने वाली हो रही थी। तो अब जो एक्सप्लोरर्स थे राले के साथ वो बहुत कंप्लेन करने लगे, शिकायतें करने लगे, लेकिन राले को अपना पूरा पावर लगाना पड़ा उन लोगों को। पर्सुएशन का मतलब होता है उनको कन्विंस करना, उनको मनाने के लिए कि हमें आगे बढ़ना ही पड़ेगा। तो राले ने अपनी खूब कोशिश की कि वो इन एक्सप्लोरर्स को बोले कि हमें आगे बढ़ना ही पड़ेगा। Yet the country was in many ways beautiful. Here and there the woods ceased and broad plains spread out, covered with luxuriant herbage, amid which rose at intervals groves of beautiful trees. Graceful deer would come down to water's edge and gaze fearlessly on the travelers with their big soft eyes. On the banks of these rivers, says Raleigh, were fruits good to eat, flowers too, and variety of trees. We refreshed ourselves many times with the fruits of the country and sometimes with fowls and fish. We saw birds of all colors, some carnation, some crimson, orange, tawny, purple, and so on, a sight great to behold. यहाँ मैं आप लोगों को एक बात ज़रूर बताना चाहूँगी कि एक पैराग्राफ पहले हम बहुत सारे ट्रबल्स की बात कर रहे थे जो एक्सप्लोरर्स ने फेस किया, और नेक्स्ट पैराग्राफ में ही जो ऑथर है वो बता रहे हैं इस जगह की ब्यूटी के बारे में। तो यहाँ पर जो ऑथर है ना कहीं आपको बता रहा है कि जब हम ट्रबल्स का सामना कर रहे होते हैं तब बहुत सारी ब्यूटीफुल चीज़ें भी हमारे आसपास होती हैं, हमें उसको एप्रिशिएट भी करना चाहिए। सिर्फ़ कंप्लेन नहीं करना चाहिए कि हम परेशान हो रहे हैं। जब आप स्ट्रगल कर रहे होते हैं तो आपके पास जो ब्यूटी होती है, आपके पास जो खूबसूरती होती है, उसे भी एप्रिशिएट करते हुए आगे बढ़ें। तो वो उस कंट्री की सुंदरता के बारे में भी बता रहा है कि वो जगह जो थी वो बहुत खूबसूरत थी। कहीं-कहीं पे जंगल,
जो जहाँ जो मतलब रास्ता ही नहीं दे रहे थे क्योंकि वहाँ ट्रीज़ और हाई रीड्स थे, वो रुक ख़त्म हो रहे थे। सीज़्ड का मतलब होता है ख़त्म हो रहे थे और बड़े प्लेन जगहें आ रही थी, जैसे ग्रासलैंड्स होते हैं ना, वैसी जगहें आ रही थी। और वो किससे भरी हुई थी? लग्ज़रिएंट हर्बेज, अच्छे से हर्ब्स से भरी हुई थी और जिनके बीच में ग्रोव्स ऑफ ब्यूटीफुल ट्रीज थे, मतलब ग्रुप्स ऑफ ट्रीज थे। जो ग्रेसफुल डियर थे, मतलब खूबसूरत जो डियर थे, हिरन, वो आते थे वहाँ पानी की एज पे और बिना किसी डर के ट्रैवलर्स को देखते थे अपनी सॉफ्ट आइज से। On the banks of these rivers were fruits good to eat. फ्रूट थे, फ्लावर्स थे, वेराइटी ऑफ ट्रीज थे और ये लोग कभी फ्रूट्स खाते थे, कभी फाउल्स और फिश खाते थे। फाउल्स बर्ड्स होते हैं जिन्हें खाया जाता है। तो ये कहते हैं हमने वहाँ बर्ड्स भी देखे जो हर कलर के थे। कार्नेशन क्रिम्सन जो होता है ना, वो रेड के अलग अलग शेड्स हैं, ऑरेंज थे। टॉनी होता है येलो, पर्पल थे और भी बहुत सारे कलर्स के बर्ड्स थे। अ साइट ग्रेट टू बीहोल्ड, ये जो नज़ारा था ये बहुत अच्छा था देखने के लिए। बीहोल्ड का मतलब होता है देखना। तो मैं आप लोगों को सजेस्ट करूंगी कि आप भी ना कोई एक ऐसा पैरा लिखें जिसमें इतने सारे एडजेक्टिव्स हों, जिसमें किसी चीज़ की इतनी सारी खूबसूरती के बारे में बताया गया हो। एडजेक्टिव्स आई होप यू नो, जो किसी चीज़ की अच्छाइयाँ या बुराइयाँ या वो कैसा है वो डिफ़ाइन करता है। जैसे आप देख सकते हैं कि ब्यूटीफुल है, लग्ज़रिएंट है और यहाँ पे देखिए सॉफ्ट है और गुड है। तो ये सारी जो चीज़ें, कलर्स इतने सारे डिफाइन है, ये सारे एडजेक्टिव्स हैं। तो मैं बिल्कुल चाहूँगी कि आप भी एक ऐसा पैराग्राफ ट्राई करें, हमें कमेंट सेक्शन में एक छोटा सा अपना पैरा भेजें जो इतनी खूबसूरती से आप भी लिख सकें किसी भी चीज़ को जो आप देखते हैं। अगर आपको खूबसूरती नहीं लिखनी, आप किसी चीज़ की बुराई लिखना चाहते हैं, तो उसके बारे में जो एडजेक्टिव्स हैं, कौन से एडजेक्टिव्स यूज़ होंगे, जैसे अगली, बैड, ये सब यूज़ करके भी हमें भेज सकते हैं। आई वुड अप्रिशिएट दैट। आगे बढ़ते हैं। The adventurers at length reached a village, and there, after the natives had got over their fright and learned that strangers meant them no harm, they were very hospitably entertained. Raleigh had learned that Spaniards had told the natives that the English were robbers and cannibals. To overcome the suspicions proliferating among the natives, the greatest care was taken to treat them with kindness and gentleness. This quickly had its effect, for the news spread that newcomers were friends of the red men. Provisions were brought them in profusion, fish, fowl, and fruits. तो जब इतना सारा एडवेंचर के बाद ये लोग एक गांव में पहुंचे जहाँ के नेटिव्स जो थे, उनको पता चल चुका था कि ये लोग बिल्कुल ही डेंजरस नहीं हैं। इसलिए उन्होंने उनको हॉस्पिटेबली एंटरटेन किया। हॉस्पिटेबल जो होता है ना, ये बिल्कुल हॉस्टाइल का उल्टा होता है जो हमने फर्स्ट पेज पे पढ़ा था। हॉस्टाइल होता है अनवेलकमिंग और हॉस्पिटेबल होता है जब आप बहुत अच्छे से किसी का ध्यान रखते हैं। तो जब नेटिव्स को पता चला, विलेज के नेटिव्स को, लोकल लोगों को, कि ये लोग हार्मफुल नहीं हैं, ये हार्मलेस लोग हैं, तो उन्होंने उनको बहुत अच्छे से एंटरटेन किया। एंटरटेन किया मतलब यानी कि नाचे गाए। एंटरटेन का मतलब होता है उनका ध्यान रखा। राले को ये पता चला कि स्पेनियर्ड्स जो थे, आपको पहले ही पता चला ना कि यूरोपियंस भी जाते थे और उनमें मैक्सिमम स्पेनियर्ड्स होते थे। जो स्पेनियर्ड्स थे वो कहते थे कि जो वाइट लोग हैं, जो सॉरी इंग्लिश हैं, वो क्या हैं, वो ज़्यादातर डाकू हैं और कैनिबल्स हैं। तो रॉबर्स और डाकू तो आपको पता है, कैनिबल्स मैं बता रही हूँ, कई एरियाज में जो लोग होते हैं ना, वो लोगों को ही खाते हैं मार के। ये नॉर्मली नहीं होता, ये ट्राइबल पीपल जंगलों में होता है। तो जो स्पेनियर्ड्स थे, स्पेन के जो लोग थे, उन्होंने बाकी इन इंग्लिश लोगों के बारे में क्या अफ़वाह फैलाई थी। अफ़वाह का मतलब क्या होता है? अफ़वाह का मतलब होता है र्यूमर। उन्होंने एक र्यूमर जो सच नहीं था वो फैला रखा था कि जो इंग्लिश मैन हैं वो रॉबर्स और कैनिबल्स हैं। मतलब एक तो वो आपको लूट लेंगे और आपको ही मार के खा जाएंगे। लेकिन इस सस्पिशन, इस शक को प्रोलिफरेट होता है
मल्टीप्लाई होने से, मतलब इस शक को बढ़ने से रोकने के लिए क्या किया राले और उसके लोगों ने? उन्होंने यहाँ के लोगों से बहुत काइंडनेस और जेंटलनेस से ट्रीट किया। और जब उन्होंने इतने अच्छे से ट्रीट किया तो इसका असर जो हुआ वो बहुत जल्दी हुआ, क्योंकि न्यूज़ फैल गई। र्यूमर नहीं फैला जो पहले स्पेनियर्ड्स ने फैलाया था, अब न्यूज़, सच्ची न्यूज़ फैली कि वो नहीं है कैनिबल्स और रॉबर्स। वो क्या हैं? वो फ्रेंड्स हैं रेड मैन के, मतलब जो विलेज के नेटिव्स थे वो रेड मैन थे, और जो ये इंग्लिश थे ये वाइट मैन थे। तो उन्होंने ये न्यूज़ फैली कि ये कैनिबल्स और रॉबर्स नहीं हैं, ये फ्रेंड्स हैं। और जब नेटिव्स को बिल्कुल ये बिल्कुल पक्का हो गया कि ये बहुत अच्छे लोग हैं, तो वो प्रोविजंस लाने लगे। प्रोविजंस मतलब राशन का सामान लाने लगे। प्रोविजन मतलब बहुत ज़्यादा। क्या क्या लाते थे? फिश लाते थे, फाउल, आपको मैंने पहले ही बताया, वो बर्ड्स हैं जो खाते हैं लोग, और फ्रूट्स लाते थे। Finally, after they had gone about 150 miles up the Orinoco, they reached the point where another great river, the Caroni, empties into it. The country here was more beautiful than they had yet seen, and prosperous villagers were numerous on the bordering plains. The natives had heard of the amicable character of the newcomers and greeted them with great friendliness, doing all they could to show how they trusted and admired them. With one old chief named Topiawara, Raleigh held many interesting talks and learned from him much about the country and the people. In return, he told them about his own country and its great queen and showed him a portrait of Queen Elizabeth. फिर इस विलेज को छोड़कर जो ये राले के लोग हैं ये 150 माइल्स और आगे बढ़े, कहाँ से? ओरिनोको से। तो ये एक जगह पहुंचे जहां पर एक बहुत बड़ी रिवर थी, कैरोनी, जो ओरिनोको में जा रही थी। आपने सुना होगा कि संगम होते हैं जहाँ पर एक नदी दूसरी नदी से मिलती है। तो वैसे ही यहाँ पर एक नदी जो कैरोनी थी, जो कि बहुत बड़ी थी, वो भी किस में मिल रही थी? ओरिनोको रिवर में। तो ये उस जगह पर पहुँचे और ये कह रहे हैं कि ये कंट्री तो और भी ब्यूटीफुल थी, जो भी अभी अभी तक उन्होंने देखा था, जो अभी हम पिछले पेज पे डिस्कस कर चुके हैं, उससे भी ज़्यादा खूबसूरत थी। एंड प्रॉस्परस विलेजर्स वर न्यूमरस ऑन बॉर्डरिंग प्लेस। प्रॉस्परस होता है रिच भी, हर चीज़ में, मतलब उनके पास खाने पीने की कोई कमी नहीं थी। तो जो प्रॉस्परस विलेजेस थी वो बहुत सारी थी, कहाँ पर? जो प्लेन्स के बिल्कुल किनारों पे थी यहाँ पर विलेजेस। अब जो यहाँ के नेटिव्स थे इनको भी पता चल चुका था, किसके बारे में? एमिकेबल कैरेक्टर ऑफ द न्यू कमर्स। एमिकेबल होता है वेरी फ्रेंडली। आई वुड सजेस्ट जो भी वर्ड्स मैं आपको बता रही हूँ, जिनके मीनिंग्स बता रही हूँ, वो आप एक नोटबुक में नोट कर लें, ताकि इससे आपकी वोकेबुलरी भी बढ़े और आप ये अपने सेंटेंसेस में भी यूज़ कर पाएँ आगे। और आपको ये वर्ड्स जब दोबारा देखने को मिलें तो आपको कोई डाउट ना हो। तो एमिकेबल मीन्स फ्रेंडली। तो उन्होंने उनका यहाँ के नेटिव्स, जो ये नई विलेजेस थी, यहाँ के नेटिव्स तक भी ये न्यूज़ पहुँच चुकी थी कि ये जो न्यू कमर्स हैं, न्यू कमर्स मतलब ये जो राले वाले लोग हैं, ये बहुत अच्छे हैं, ये फ्रेंडली हैं। तो इसलिए जो नेटिव्स थे उन्होंने उनको बहुत अच्छे से ग्रीट किया, बहुत फ्रेंडली हुए उनकी तरफ, और उन्हें वो सब कुछ किया नेटिव्स ने, ये बताने के लिए इन एक्सप्लोरर्स को कि हम आप पे पूरा विश्वास करते हैं। ट्रस्टेड मीन्स विश्वास करते हैं, और हम आपको एडमायर करते हैं, हम आपको बहुत अच्छा मानते हैं। विद वन ओल्ड चीफ नेम टोपियावाड़ा, और इस विलेज में एक बहुत बूढ़ा सा एक चीफ था, हेड था, जिसका नाम था टोपियावारा। तो राले ने उसके साथ बहुत सारी इंटरेस्टिंग बातें की और उससे उसकी जगह के बारे में बहुत कुछ जाना। जो एक्सप्लोरर्स करते हैं वो जाते हैं नई नई जगहों के बारे में जानने के लिए। तो टोपियावारा से राले ने वहाँ की जगह के बारे में बहुत कुछ जाना, और इसके रिटर्न में, इसके बदले में राले ने उसे अपनी कंट्री के बारे में बताया। मतलब अ, उसने यूनाइटेड किंगडम के बारे में बताया, वहाँ की रानी के बारे में बताया जो कि क्वीन एलिज़ाबेथ थी। उनका पोर्ट्रेट, पोर्ट्रेट मतलब एक स्केच बड़ा सा उनको दिखाया कि ये हमारी रानी है हमारे कंट्री की। तो ऐसा हुआ।
तो आप लेकिन कंफ्यूज मत होइएगा, यहाँ पे भी ओल्ड चीफ है टोपिया वाला, और पिछले पेज पर भी हमने एक ओल्ड मैन के बारे में पढ़ा था जो नेटिव्स उनको एक मिले थे पहले, उनमें से एक ओल्ड मैन को जिसको प्रेजेंट किया था। तो ये दो ओल्ड मैन की बात हुई है। तो डोंट कंफ्यूज दिस चीफ विद दैट पर्सन, दैट ओल्ड मैन जिसको रिवर के बारे में सब कुछ मालूम था। ये जो चीफ था, ये इसने सिर्फ इंटरेस्टिंग बातें शेयर की अपनी जगह के बारे में। वो जो ओल्ड मैन था उसने उनको उसको रिवर के बारे में बहुत कुछ पता था। उसने उनको बताया कि कैसे आप रास्ता निकाल सकते हो और इस मेज ऑफ वाटरवेज से बाहर निकल सकते हो। तो इन दो ओल्ड मैन के बीच में कंफ्यूज नहीं होना है। Many days were spent with these people in hunting, fishing, and exploring, but they could learn nothing about the marvelous city and they had come so far to seek. The old chief told them that there were many fertile plains and valleys and numerous mines of silver and gold, but he knew nothing about the gold city. Finally, Raleigh decided to go up the Caroni, three parties being sent to explore its vicinity, while he, with the fourth, rowed up the stream. He had been told of the mighty cataract, which he reached at length after a long struggle with the strong current of the river. तो इन लोगों के साथ जो नेटिव थे इस विलेज के साथ, इन एक्सप्लोरर्स ने, राले के एक्सप्लोरर्स ने बहुत दिन स्पेंड किए। और किया क्या? हंटिंग की, फिशिंग की, एक्सप्लोरिंग की। बट ये लोग इनको कुछ भी नहीं बता पाए एल्डोराडो के बारे में। और जो ये ओल्ड चीफ था, इसने बोला मैं जानता हूँ कि यहाँ बहुत फर्टाइल प्लेन्स हैं, मतलब उपजाऊ ज़मीन है, वैलीज़ हैं, सोने और चांदी की खानें भी हैं, लेकिन मुझे एल्डोराडो मतलब गोल्ड सिटी के बारे में कुछ नहीं पता है। फाइनली राले ने डिसाइड किया कि वो कैरोनी जाएगा, वही वाली रिवर। थ्री पार्टीज को भेजा गया कैरोनी की विसिनिटी। विसिनिटी होता है आसपास का एरिया जानने के लिए। और जो चौथी पार्टी थी वो स्ट्रीम को क्रॉस करने लगी बोट्स में। रोड का मतलब होता है स्ट्रीम को क्रॉस करने लगी बोट्स में। तो राले को बताया गया था कि एक माइटी कैटरैक्ट मतलब वाटरफॉल है जो बहुत सारे वाटरफॉल्स से बना एक बड़ा वाटरफॉल है। और जब वो विच ही रीच्ड एट लेंथ, वो बहुत सारा ट्रैवल करने के बाद उस कैटरैक्ट पे पहुंचा। और बहुत स्ट्रगल किया उसने वहाँ जाने पर, और वहाँ उसको एक करंट ऑफ रिवर मतलब रिवर की जो करंट थी उससे उसको पास करते हुए वो कैटरैक्ट तक पहुंचा। कैटरैक्ट होता है एक बिग वाटरफॉल विच इज मेनी वाटरफॉल्स। The cataract proved to be a series of giant cascades, 10 or 12 in number. In the words of Raleigh, I never saw a more beautiful country. Hills so raised, here and there, over the valleys, the river winding into diverse branches, the plains adjoining all green grass, without bush or stubble, the ground of hard sand, easy to march on, either for horses or foot, the birds singing on every tree with a thousand sweet tunes, cranes and herons of white, crimson, and carnation perching on the river's side, the air fresh with a gentle easterly wind, and every stone we stooped to pick up promising either gold or silver by its complexion. तो अब जो कैटरैक्ट था, मतलब ये जो बड़ा वाटरफॉल था, इसमें जायंट बहुत बड़े कैस्केड्स थे। कैस्केड्स मतलब और छोटे छोटे वाटरफॉल्स थे, 10 या 12। तो ये 10 या 12 वाटरफॉल से एक बड़ा वाटरफॉल बना था, कैट बना था वहाँ पर। और और राले इसको कैसे डिस्क्राइब करता है? ये तीन जगहों को बहुत खूबसूरत बताता है। तो ये लास्ट है, वो कहता है मैंने इससे पहले इतनी खूबसूरत जगह नहीं देखी थी। हिल्स थे, थोड़े ऊंचे हिल्स थे इधर उधर। वैलीज थी, वैलीज आपको पता है जो दो हिल्स के बीच की ज़मीन होती है वो बहुत खूबसूरत होती है कि उसके आसपास हिल्स होते हैं, बीच में रिवर्स होती हैं, वेजिटेशन होती है। वैलीज थी, रिवर्स थे जिनकी बहुत सारी ब्रांचेस थी, मतलब एक रिवर की बहुत सारी, यहाँ ब्रांचेस का मतलब है ट्रिब्यूटरीज, मतलब एक ही रिवर की बहुत सारी छोटी छोटी स्ट्रीम्स निकल रही थी। प्लेन्स जो थे उनके आसपास अच्छी खासी लंबी लंबी घास थी। बुश और स्टबल नहीं था। स्टबल आपको मैं ऐसे समझा सकती हूँ,
जब आप देखते हैं ना अपने पापा को या किसी भी अंकल को, जब उन्होंने शेव किया और अगले दिन जो छोटी-छोटी दाढ़ी आती है ना, उसको बोलते हैं स्टबल। और ऐसे ही जो नई-नई घास आती है ना, उसको भी बोलते हैं, जो बिल्कुल छोटी है उसको भी बोलते हैं स्टबल। तो ये एरिया जो था ये बड़ी-बड़ी ग्रास का था, इसमें कोई बुश और स्टबल नहीं थी, मतलब कोई भी एक्स्ट्रा ऐसा कुछ ऐसा नहीं था जो उसकी ब्यूटी को ख़राब कर सके, छोटी-छोटी घास या बुश बुश मतलब झाड़ियाँ नहीं थी। जो ग्राउंड था वो हार्ड सैंड का बना हुआ था, जिससे आप आराम से मार्च कर सकते थे। या तो घोड़े से, या घोड़े घोड़े भी आराम से चल सकते थे और पैदल भी आराम चल सकते थे। जो पंछी थे वो हर ट्री पर बैठ के बहुत सारी ट्यून्स में गाना गा रहे थे। ये बर्ड्स के नाम हैं क्रेन्स एंड हिरन्स, जो कलरफुल थे, जैसे वाइट भी थे, क्रिम्सन भी थे, कार्नेशन भी थे। पर्चिंग ऑन द रिवर साइड, मतलब वो रिवर की साइड में बैठे हुए थे। पर्चिंग का मतलब होता है अपनी क्लॉज से किसी चीज़ को पकड़ के बैठना, आधा सा। और फ्रेश थी एयर, क्योंकि ईस्ट से अच्छी हवाएं चल रही थी। और वो जिस भी स्टोन को झुकते थे, स्टूप मतलब थोड़ा सा झुकते थे उठाने के लिए, वो या तो गोल्ड लगता था या सिल्वर लगता था अपने कलर की वजह से। एल डोराडो लाइज कंसील्ड इन द मिस्ट ऑफ लेजेंड एंड रोमांस। ये लोग भी एल डोराडो तक नहीं जा पाए, और वो अभी भी छुपा हुआ है। कंसील्ड मीन्स छुपा हुआ है, मिस्ट मतलब धुंध, लेजेंड एंड रोमांस मतलब स्टोरीज और रोमांस में छुपा हुआ है। तो विद दैट इट एंड्स आवर चैप्टर। कोई भी डाउट हो, कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी क्वेश्चन आंसर्स में आपको दिक्कत आए इस चैप्टर को लेकर, तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिखिए। हम वेलकम करते हैं आपकी क्वेरीज को। और तब तक के लिए थैंक्स एंड गॉड ब्लेस। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।